सुप्रीम कोर्ट का कोई फ्लैग है? ऐसे कितने साथी जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को नया फ्लैग दिया गया था? इसके बारे में कितने साथियों को पता है? पता है सब? हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हमें यह नहीं पता कि इस देश की सर्वोच्च पंचायत, सर्वोच्च कानून संविधान व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट में जहां हमसे न्याय मिलता है उसमें हमारे संविधान के साथ किया क्या जा रहा है। और जब आपको पता ही नहीं तो कहते बचाएंगे क्या? आपके बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा कहां जा रहा है, आपका बच्चा क्या खा रहा है, जब आपको यह पता ही नहीं है तो आप अपने बच्चे का भविष्य कैसे बनाएंगे? 31 अगस्त 2024, 1 सितंबर 2024 इस समाज के लिए सबसे बड़ा दिन था और आज हम उसके बारे में, इस संविधान के लिए बड़ा दिन था, इसके बारे में हमें आज भी नहीं पता। बैराज आपके नजदीक में ही है शायद, बैराज अब मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं। इस 1 अगस्त 31 अगस्त 2024 से 1 सितंबर 3 दिन के अंदर इस देश की सर्वोच्च अदालत जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उस समय उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे डीवाई चंद्रचूड़। उनका बैकग्राउंड क्या है कभी खोजने का काम किया? क्यों सर? उनका बैकग्राउंड क्या है? 1 जनवरी 1818 को याद जानते हैं? 1 जनवरी 1818 याद है? याद है? नहीं है। भीमा कोरेगांव याद है? जानते भीमा कोरेगांव क्या है? भीमा कोरेगांव में एक महान क्रांति हुई और कौन कौन में हुई, किन किनों में हुई? कौन से 2 वर्ग थे? पेशवाई और महार। पेशवाई और महार। मैं ये बता क्यों रहा हूं? क्योंकि इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ ये जो ब्रेन चाइल्ड इंस्पायर एजुकेशन जो पाठशाला खोली जा रही है, इसका काम यही है। खाली दिमाग में उस बात को रखना जिससे आपके अधिकार छिन रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे अधिकार कहां से छिन रहे हैं और कौन छीन रहा है, जब आपको दोस्त और दुश्मन की पता ही नहीं होगी तो आप लड़ाई किससे लड़ेंगे? बताइए। हमें तय तो यह करना है कि हमारा सच में इस समाज में, इस घर में, इस व्यवस्था में, इस देश में, इस व्यवस्था के अंदर हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। असल में हमने ये बात तो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। तेल को पानी में डालो और फिर से उसे डुबाने की कोशिश करो, क्या डुबा पाएंगे? डुबा पाएंगे क्या? और हम वही तो काम कर रहे हैं। पानी में पत्थर डाल के हम उसे तैरने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तैर जाएगा, होगा क्या? और हम कह रहे हैं कि इस देश के सबसे बड़े शासक होंगे, 21वीं सदी हमारी है। यहाँ बड़े बड़े मुझसे बड़े बुद्धिजीवी भी बैठे हैं, उनसे अनुभव भी मुझसे ज्यादा है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे वो फॉर्मूला बता दो कि आपकी 21वीं सदी आपकी कैसे होगी, मैं उसी फॉर्मूले पे काम करने लग जाऊंगा। क्योंकि मैं क्यों इन बच्चों को शिक्षा देने का काम करूंगा? मैं तो आपके फॉर्मूले पे काम करूंगा जिससे 21वीं सदी हमारी हो जाएगी। है? और मैं भी आपके उसी फॉर्मूले का हिस्सा बन जाऊंगा। जो पढ़ेगा वो आगे। इसलिए बाबा साहब ने बड़ा सुंदर नारे दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
आज अब ये तीनों नारों में हम कहीं कमी है क्या? हमारी कोई कमी रही है क्या? मेरी नजर में तो कोई कमी नहीं है। क्या हमारा समाज शिक्षित नहीं है? है कि नहीं? क्या संगठित नहीं है? है कि नहीं? अगर संगठित नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं होती। क्यों साहब? अगर संगठित नहीं होता तो चंद्रशेखर भाई जैसे नेता नहीं आ जाते। बताओ, ये तो उदाहरण है कि नहीं? और कुछ ही समय में है। अगर संगठन है तभी तो आपके नेता पैदा हो गए। और तीसरी बात, ये दोनों तय हो गई। अगर तीसरी बात है तो अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे होते तो आपकी विरासत बची हुई नहीं होती। तीनों बात सत्य हो गई। लेकिन कमी क्या है अब हम आपको बताते हैं। कमी यह है कि हम सामाजिक नहीं है। सामाजिक नहीं है क्योंकि कई लोग तो यह सोच रहे होंगे कि यह कौन सी पार्टी का संगठन है? कौन से लोग हैं? किसी कार्यक्रम में जाने से पहले हम यह सोचते हैं कि इसके गले में पटका कौन सी पार्टी का है। अगर सच में आप सामाजिक हैं तो आप पार्टी संगठन का नाम न देखें, ये देखें ये विचारधारा बहुजन समाज की है, ये विचारधारा शिक्षा की है, ये विचारधारा इस देश की है। इस विचारधारा को राष्ट्र निधि के लिए लाया जा रहा है, इसलिए हम इसके साथ हैं। सामाजिक होना यही है ना? तो क्या आज के दौर में हम सामाजिक हैं? नहीं है। आप कहो या न कहो, मैं कह रहा हूं कि हम सामाजिक नहीं है। एक अकेले संगठन ये सोचते हैं कि कल ये कौन सा संगठन है, हम इसके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पद की पड़ी थी है। दूसरा, हम सामाजिक नहीं है। तीसरा, हम जागरूक नहीं है। अगर जागरूक हुए होते तो हमको पता होता कि हमारी संसद में, हमारे संविधान में, हमारी जो संसद में जो बहस हो रही है, इस देश के विकास नीतियों की जो बहस हो रही है, इस देश के शिक्षा नीतियों की जो बहस हो रही है, हम उससे सुन रहे हो। मोबाइल तो सबके पास है। कभी संसद की बहस को सुना है हमने? कभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुना है हमने? अगर नहीं सुना है तो जागरूक किस बात के? अगर जागरूक होते तो हमारे समाज का शोषण अत्याचार जो हो रहा है, इस देश के गरीब मजदूर महिलाओं पर जो शोषण अत्याचार हो रहा है, इस देश के सैकड़ों हजारों 50,000 स्कूलों को अगर बंद किया जा रहा है, अगर जब इस महापुरुष ने कहा था, सभी महापुरुषों ने कहा है कि हमें सबसे पहले शिक्षित होना है, तो शिक्षा के लिए जैसे हम भारत बंद कर देते हैं, शिक्षा के लिए हम कई भारत बंद कर गए होते। जागरूक तो नहीं है सब है? और दूसरा मुख्य, हम उत्तेजित भी नहीं है। आज एक भाई पे शोषण हो रहा होगा तो दूसरा कहेगी ये यही तो मामला है, हमारा हमें का मतलब इसका है? ये इसकी लड़की है, कहाँ जा रही है हमें नहीं पता, उसके साथ अत्याचार हो, ये भूते का हमें क्या मतलब है? शोषण लगातार बढ़ रहा है, हम सत्ता की बात कर रहे हैं। संविधान खत्म हो रहा है, हम सत्ता की बात कर रहे हैं। वोट का अधिकार खत्म हो रहा है, हम सत्ता की बात कर रहे हैं। संविधान के अधिकार खत्म हो रहे हैं, हम सत्ता की बात कर रहे हैं। शिक्षा के अधिकार खत्म हो रहा है, हम सत्ता की बात कर रहे हैं। हमको जमीन से बेदखल किया जा रहा है, हम सत्ता की बात कर रहे हैं। हम शिक्षा से बेदखल किया जा रहा है, हम सत्ता की बात कर रहे हैं। जब आपके सामने कोई अधिकारी नहीं होंगे तो सत्ता क्या खाक में आएगी? तो उत्तेजित है क्या हम? इन तीनों चीजों की आवश्यकता नहीं है क्या? तो कौन लाएगा इन चीजों को? आज हमारे समाज की, हमारा समाज मतलब यह राष्ट्र, लोग कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि आप कौन है? नास्तिक है कहते हैं ना। हम अगर बुद्धि की बात करेंगे तो हम नास्तिक है, हम अम्बेडकर की बात
करेंगे तो हम नास्तिक हैं, हम फूले की बात करेंगे तो हम नास्तिक हैं, हम पेरियार की बात करेंगे तो हम नास्तिक हैं। क्या ये बात सही है? सरासर गलत है ये। हम नास्तिक नहीं है। हम अगर किसी व्यक्ति की विचारधाराओं को, किसी महापुरुष की विचारधारा को मान रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम अगर मानवता की बात कर रहे हैं, हम एक राष्ट्र की उन्नति की बात कर रहे हैं, तो हम आस्तिक हैं। आस्तिक वो, नास्तिक वो लोग हैं जो बहनों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो मंदिरों में बच्चियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं, जो सयाम कमजोर वर्ग पर अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर मानवता जैसी कोई चीज नहीं। अगर मानवता होती तो एक महिला पर अत्याचार होता क्या? कौन लोग करते हैं? ये तय आपको करना है। एक मजदूर वर्ग को उसकी मजदूरी के नाम पर शोषण किया जाता है, शोषण किया जाता है। क्या ये मानवतावादी सोच का परिणाम है क्या? तो वो नास्तिक हुए कि नहीं हुए? जो व्यक्ति मानव के प्रति मानव घृणा करता हो, जो महिलाओं पे शोषण करता हो, जो कमजोरों पे शोषण करता हो, जो राष्ट्र के हिंसात्मक व्यवस्था की काम करता हो, जो राष्ट्र के दुर्भाग्य, राष्ट्र के विद्रोह की बात करता हो, वो व्यक्ति हमेशा नास्तिक है। इस देश का बहुजन समाज, इस देश का हर वो व्यक्ति आस्तिक है जो राष्ट्र की बात करता है, जो राष्ट्र उन्नति की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, जो मानवता की बात करता है, जो विकास की बात करता है, मानव के भलाई की बात करता है, हर वो व्यक्ति आस्तिक है। इन चीजों को समझेंगे कब? जब यह खेल खत्म हो जाएगा तब, जब आपके आगे बढ़ने का ये रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आप कहां से बढ़ेंगे? ये संविधान की व्यवस्था को लोग कहते हैं किसी के माई के लाने में हिम्मत नहीं है कि इस संविधान को बदल दे। मेरे भाई, इस संविधान के जितने आर्टिकल्स जिन लोगों को स्वीकार नहीं हुए वो सारे बदले जा चुके, और नाम क्या दिया गया? ये अंग्रेजों का आर्टिकल है, ये अंग्रेजों का कानून है, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, इसे चेंज कर दो। क्योंकि वो इस देश की उन्नति की बात करता है, क्योंकि वो मजदूरों को मजबूत करने की बात करता है, कमजोरों को ताकत देने की बात करता है, अशिक्षितों को शिक्षा देने की बात करता है और समानता की बात करता है, इसलिए हमें वो स्वीकार नहीं। और आपके सामने बात रखी जाती है कि ये अंग्रेजों का कानून है, इसे हम चेंज करें। आप सहमत हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आशा जी की ये की शर्ट पहन रखी है और मेरा मन है, मेरा मकसद है कि हमें इसको चेंज करना है। अब मैं नहीं करूंगा, पाशा जी खुद ब खुद कर देंगे। हमने पाशा जी से कहा, सदर साहब से कहा कि आप बड़े स्मार्ट हैं, आप एकदम मस्त लग रहे हैं, अगर आप अपनी शर्ट की एक बटन पीली लगा देंगे तो और स्मार्ट लगेंगे। सदस्य साहब खुश हो गए, उन्हें विचार माना और चेंज कर ली, क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं सुंदर लगूं। दूसरी बार जेब करवाई, तीसरी बार कॉलर करवाई, पांचवी बार बाजू करवाई। उसके बाद मैंने तो केवल कहा है, चेंज तो सदस्य साहब ने किया है, किया कि नहीं? और इस संविधान, विधानसभा, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ विधान परिषद, मेंबर ऑफ राज्यसभा, इनमें आपके कितने सदस्य हैं जो संविधान के प्रति बोध करते हैं? एक भी नहीं है। और जब नहीं है तो आप बताइए संविधान को कैसे बचाएंगे? कौन सा फॉर्मूला बचाने के लिए? आपके लोगों से पूछा जाता है कि ये चेंज किया जाए कि हाँ साहब समर्थन है, खुली वोट दिए गया है? एक उदाहरण के साथ, बेचैन मत, ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही। एक
एक उदाहरण देता हूं। समान शिक्षा राष्ट्रवाद, विरोधी शिक्षा आतंकवाद। जो सरकारी शिक्षा देगा वही सरकारी सुविधा देगा। सस्ती दारू, महंगी शिक्षा, और ये गरीब के बच्चे आज भीख मांग रहे स्कूल में जाकर के। आपको भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल में जो सरकारी शिक्षा है वहां आपके बच्चों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप भीख मांगो। अब आप तय करेंगे कि नहीं, गरीब बच्चों को भोजन की व्यवस्था बड़ी अच्छी की गई है और ये होनी भी चाहिए। अब आप तय आपको करना है। अभी आप तय करेंगे कि क्या भोजन की व्यवस्था सही है या गलत है। एक बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों की परंपरा रही है हमेशा से कि वे भजन करते हैं ना साहब, भजन करते हैं। और जब अब सर्दी का मौसम है, हमारे बुजुर्ग भजन करते हैं और सुबह हर एक दिन एक कोई न कोई त्योहार आ जाता है और एक कोई न कोई त्योहार आ गया तो घर की बिटिया ने अच्छे भोजन बनाए, पकवान बनाए, खीर पूरी सब्जी जो भी बनाया उसने, और ला करके मम्मी ने कहा कि चाहिए लाली, दादा पूछा और दादा के सामने भोजन की थाली आ गई। और समय था भजन का, सामने भोजन की थाली है। बिटिया से कहें बेटा यही रख दे। अब आपको आप ये बताएं तो दादाजी भोजन करेंगे या भजन करेंगे? बताइए साहब, क्योंकि उनका परंपरागत कार्यक्रम है, क्योंकि मुझे भजन करना ही करना है और भोजन की थाली सामने है, तो उन्हें परंपरागत काम भजन करना पड़ेगा कि भोजन करना पड़ेगा? बताइए बंदे साहब, क्या करेंगे? भोजन करेंगे कि भजन करेंगे? रियल बात यह है कि आप परंपरा को तो निभाएंगे, आप करेंगे तो भजन ही, लेकिन आपका माइंड भोजन पे रहेगा, क्योंकि आपको परंपरा भी निभानी है और भोजन को भी बचाना है, क्योंकि परंपरा से आपको